Hello everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि एवोप्रेशन क्या होता है। ओके, एवोप्रेशन क्या होता है ये देख लिया था। उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी हमने परफॉर्म की थी। एक्टिविटी के थ्रू हमने देखा था कि एवोप्रेशन की रेट सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी होती है एनवायरनमेंट में तो डिक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज हो जाती है। ये क्यों होता है मैंने कहा था जब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्यों होता है। ओके, ये एवोप्रेशन से बाकी रिलेटेड चीजें हमने ऑलरेडी देख ली है। ओके, और इसके अलावा हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या देखा था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि यदि हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या हम कोई भी अपने पास में स्टेट है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी स्टेट में। इसका आंसर था यस, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में देख लिया ऑलरेडी। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ एवोप्रेशन, ठीक है। एवोप्रेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एवोप्रेशन। ओके, चलो देखो, यदि फर्स्ट फैक्टर की बात की जाए तो फर्स्ट फैक्टर आता है अपना सरफेस एरिया, ठीक है। यदि हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं तो इवोप्रेशन की रेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, क्वेश्चन यही होना चाहिए। तो यदि बात की जाए कि सरफेस एरिया बढ़ा दिया, ठीक है, तो जब भी हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो इवोप्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसा होता क्यों है, ठीक है, हमें पता चल गया सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं तो इवोप्रेशन बढ़ रहा है, बट रीजन क्या है कि इवोप्रेशन बढ़ रहा है। तो इसका रीजन ये है कि जैसे ही हमने सरफेस एरिया इंक्रीज किया तो उससे क्या होगा, आपका सरफेस एरिया बढ़ चुका है, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ चुका है तो उसके अंदर कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है वो जितने मॉलिक्यूल्स सरफेस एरिया कम था, सपोज हमारे पास में एक कम सरफेस एरिया का कोई हम चीज और एक ज्यादा सरफेस एरिया हमने ले लिया। ओके, तो जहाँ पे कम सरफेस एरिया है उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में नहीं आते हैं तो उनका इवोपरेशन धीरे धीरे होता है और कम होता है एज कम्पेयर टू लार्ज सरफेस एरिया। यदि आपका कोई भी लार्ज सरफेस एरिया है वहां से इवोपरेशन होता है तो वो ज्यादा होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस सरफेस पे वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स है वो कांटेक्ट में आते हैं तो उनका इवोपरेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कपड़ों की बात करते हैं। हमने कल क्या देखा था, हमने जो प्रीवियस वीडियो में ये चीज देखी थी कि कपड़े सूखते हैं धूप के अंदर, तो ये किसका एग्जाम्पल था, एवोप्रेशन का एग्जाम्पल था। ओके, एवोप्रेशन की एक्टिविटी होती है, उसी की वजह, उसी कारण क्या होता है हमारे कपड़े सूखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, कपड़े ले जाओ और धूप में फैला दो, सुखा दो, वो सूख जाते हैं कुछ घंटों में। तो ये क्या था, एवोप्रेशन की वजह से था, उसी का एग्जाम्पल था। तो वहीं यदि हम देखते हैं सरफेस एरिया का फैक्टर, आप क्या करो, एक क्लॉथ लो कोई भी, ठीक है, उसको 3 या 4 बार फोल्ड करके उसे सुखाओ। दूसरा सेम साइज का और सेम क्लॉथ लेना है आपको, लेकिन उसको स्प्रेड करना है, फैलाना है, फोल्डिंग की बजाय उसे फैला के और सुखाना है। ऑब्जर्वेशन करो कि इन दोनों में कौन सा क्लॉथ होता है जो जल्दी सूख जाता है। तो आप ऑब्जर्व करोगे जो आपने सिंगल फैला के स्प्रेड करके आपने कपड़ा सुखाया था, जो भी आपने क्लॉथ लिया था वो जल्दी सूख जाता है एज कम्पेयर टू फोल्डिंग वाले के। ऐसा क्यों होता है, हमने क्या किया, एक्चुअल में फोल्डिंग की और इसको स्प्रेड किया, उसमें हमने किया क्या, उसमें हमने सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, ठीक है। जहां पे आपने कपड़े को, क्लॉथ को फोल्ड करके सुखाया वहां पे आपने सरफेस एरिया डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, ठीक है, सरफेस को कम कर दिया उसकी क्लॉथ की। तो जो मॉलिक्यूल्स है उस सरफेस के वो क्या करेंगे, जो उसके अंदर वेट क्लॉथ के अंदर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम कांटेक्ट में आएंगे धूप के, ठीक है, कम कांटेक्ट में आएंगे तो उनका इवोपरेशन कम होगा एज कम्पेयर टू स्प्रेड। मतलब जहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज है, सरफेस एरिया इंक्रीज है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, धूप के कांटेक्ट में आएंगे और ज्यादा से ज्यादा उनका इवोपरेशन होगा। जितना जल्दी इवोपरेशन होगा, रेट इंक्रीज होगी सरफेस एरिया बढ़ाने पर, उतनी ही जल्दी आपके गीले कपड़े हैं वो क्या होंगे, सूख जाएंगे। तो देखा होगा आप लोगों ने घरों में कि जब भी हम कपड़े सुखाते हैं उनको फोल्ड करके नहीं सुखाते, उनको स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, फिर सुखाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि इवोपरेशन की रेट इंक्रीज हो जाए और आपके कपड़े फटाफट से सूख जाए। ओके, तो क्या समझ आया, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था
कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो एवोपरेशन इंक्रीज होता है, बट आज हमने देख लिया एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है। ओके, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, पता चल गया, एवोपरेशन बढ़ता है, लेकिन क्यों बढ़ता है क्या हमें समझ आ चुका है, आई होप अच्छे से आ गया होगा। अब देखते हैं अपना सेकंड फैक्टर। तो सेकंड फैक्टर आपका क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा या नहीं। ओके, क्वेश्चन है, हाँ होता है, हमने देखा प्रीवियस वीडियो में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। कोई भी चीज़ यदि हम धूप में रखते हैं एज कम्पेयर टू यदि हम किसी ठंडी जगह पे रखें या फिर जहाँ धूप नहीं आ रही हो वहाँ रखें, ठीक है, तो जो धूप में चीज़ रखी हुई है, धूप में जो वाटर आपने रखा है, फॉर एग्जाम्पल वाटर ही ले लेते हैं, उसका एवोपरेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जहाँ पे ठंडी जगह पे कोई चीज़ पड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एवोपरेशन बढ़ता है। ठीक है, बट क्यों बढ़ता है, वही चीज़, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो जो मोर मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपके लिक्विड स्टेट में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाते हैं। और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, फास्ट मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। फास्ट मूव करते हैं तो वो फास्ट क्या करते हैं, सरफेस से बाहर चले जाते हैं, और उनका एवोपरेशन क्या होगा, उतना ही जल्दी होगा जितना जल्दी वो सरफेस से बाहर निकलेंगे अट्रैक्शन फोर्स को छोड़ के। समझ आया, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, एवोपरेशन की रेट भी इंक्रीज हो जाती है। तो क्या क्लियर हुआ, हम जब सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो एवोपरेशन इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो भी एवोपरेशन इंक्रीज होता है। तो समझ आ गया होगा क्यों इंक्रीज होता है। ओके, चलो देखते हैं क्या लिखे हुआ है एक बार। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने पर क्या होता है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल, रीजन मैं बता चुकी हूँ क्यों होता है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, सबने देखा है, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आगे देखो। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, with the increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state। ठीक है, क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स को, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है तो ज़्यादा पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है, वो मूव करने के लिए फ्री हो चुके हैं। मूव करने के लिए फ्री हो चुके हैं मतलब अट्रैक्शन फोर्स रिलीज करेंगे और वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट फैक्टर, और वो नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी का फैक्टर देखने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी होती क्या है। ओके, तो यदि बात की जाए ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी होती है आपके एनवायरनमेंट में, या फिर बात की जाए आपकी एयर के अंदर प्रेजेंट वेपर को ही हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ वेपर जो आपका एनवायरनमेंट में आपके एयर के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमिडिटी। ओके, चलो पता चल गया। अब ह्यूमिडिटी यदि ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब एयर के अंदर वेपर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, एयर के अंदर वेपर ज़्यादा है तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी, मतलब एवोपरेशन की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एयर के अंदर ऑलरेडी वेपर प्रेजेंट है। एवोपरेशन क्या होता है, लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो मतलब यदि एवोपरेशन होगा तो वेपर और ज़्यादा होगी और उसकी एयर के अंदर क्या हो जाती है, अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, आपके एनवायरनमेंट में, आपकी एयर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, मतलब वेपर स्टेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, बहुत सारी वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इवोपरेशन की रेट क्या होती है, इसी कंडीशन में कम हो जाती है। ठीक है, इवोपरेशन की रेट कम हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी एनवायरनमेंट में, ऑलरेडी एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, वेपर्स प्रेजेंट है, मतलब आपका एनवायरनमेंट ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी है एनवायरनमेंट में, तो एवोपरेशन की रेट अपने आप कम हो गई, क्योंकि ऑलरेडी वेपर प्रेजेंट है, तो एवोपरेशन की रेट से हमें ज़्यादा वेपर नहीं बनानी है, तो ज़्यादा वेपर बन जाएगी तो एनवायरनमेंट और ज़्यादा ह्यूमिड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके, इसलिए क्या होता है, जब भी ह्यूमिडिटी आपके एनवायरनमेंट में है, इंक्रीज है, तो आपकी एवोपरेशन की रेट हमेशा डिक्रीज हो जाती है। तो क्या समझ आया क्यों डिक्रीज होती है, देखो देख लेते हैं एक बार। ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी
ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपनी जो एयर है वो पर्टिकुलर अमाउंट वेपर का ही क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है. यदि आपके एनवायरनमेंट में, आपका एनवायरनमेंट ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एनवायरनमेंट में ऑलरेडी वेपर स्टेट ज़्यादा है, वेपर ज़्यादा प्रेजेंट है, तो इवोपरेशन की रेट को डिक्रीज होना ही पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट ज़्यादा वेपर ले ही नहीं सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. तो इवोपरेशन को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, यदि इवोपरेशन ज़्यादा होता है तो वेपर्स और ज़्यादा बनने लग जाएगी. एनवायरनमेंट में वेपर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो ज़्यादा लेना नहीं चाहता है. ओके, चलो आगे देखो. इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ वेपोरेशन डिक्रीजेज. इसका मतलब समझे, यदि ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है एनवायरनमेंट में, क्या होता है, यदि ह्यूमिडिटी इंक्रीज तो आपकी इवोपरेशन क्या होता है, इवोपरेशन डिक्रीज हो जाता है. ओके, क्या समझ आया ऐसा होता क्यों है, समझ आ गया होगा. ठीक है, थर्ड फैक्टर भी हमने देख लिया. अब हम देखेंगे फोर्थ फैक्टर, और वो फोर्थ फैक्टर क्या है, वाइंड स्पीड, जिसके बारे में भी हमने देखा था. ओके, मतलब क्या हुआ, वाइंड स्पीड से मतलब आपकी हवा कितनी तेज चल रही है, यही बात हुई, हवा की स्पीड के बारे में ही तो बात कर रहे हैं हम. ठीक है, तो इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अच्छी धूप है, ठीक है, और अच्छी हवा चल रही है, उस कंडीशन में जब आप कपड़े सुखाते हो तो आपके कपड़े एज कम्पेयर टू अदर डेज, जब हवा नहीं चलती है ज़्यादा, जल्दी सूख जाते हैं. जब हवा तेज चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, इससे आपको क्या पता चला एग्जाम्पल से कि हवा तेज चल रही है तो कपड़े जल्दी सूख रहे हैं. इसका मतलब जब वाइंड स्पीड हाई होती है तो एवोपरेशन की रेट भी इंक्रीज हो जाती है. क्या बोला, वाइंड स्पीड हाई होती है तो एवोपरेशन की रेट भी इंक्रीज हो जाती है. ऐसा क्यों होता है, जब हवा तेज चलती है तो जो आपकी एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर के वेपर जो प्रेजेंट है, वेपर्स जो प्रेजेंट है, वो क्या हो जाती है, हवा तेज चलने पर साइड हो जाती है. मतलब वाटर के वेपर्स अलग अलग जगह में चले जाते हैं. तो एक पर्टिकुलर जगह पे क्या होता है, वेपर्स कम हो जाती है. तो उस कंडीशन में क्या होता है, एवोपरेशन की रेट इंक्रीज होगी, और आपके जो एयर के अंदर अमाउंट एक्चुअल में रहना चाहता है किसका, वाटर का, वेपर का, वो उतना अमाउंट क्या कर लेती है, एवोपरेशन की रेट इंक्रीज होके उस अमाउंट को बना लेती है. तो समझ आया एवोपरेशन की रेट क्यों इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, क्योंकि सराउंड के अंदर क्या होती है, वाटर वेपर डिक्रीज हो जाती है तेज हवा चलने की वजह से. तो फिर इवोपरेशन की रेट को क्या होना पड़ता है, इंक्रीज. क्योंकि जस्ट अभी हमने देखा है कि आपके एनवायरनमेंट में आपकी एयर के अंदर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर अमाउंट वेपर्स का होना चाहिए. ठीक है, उससे कम है तो एवोपरेशन की रेट इंक्रीज होगी, और उससे ज़्यादा है तो एवोपरेशन की रेट डिक्रीज होगी. वही बैलेंसिंग की बात आ जाती है, बैलेंस रहना जरूरी है. ओके, यदि आपके पास में कोई चीज़ कम है तो आपको उसको बढ़ाने के लिए वो चीज़ लानी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी. ठीक है, और यदि ज़्यादा है तो उसको निकालना पड़ेगा. क्या क्लियर हुआ, समझ आया, देखते हैं क्या है. एन इंक्रीज इन वाइंड स्पीड. इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए वाइंडी डे. सबको पता है ये. विद द इंक्रीज इन वाइंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द वाइंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग. सो क्या हो जाती है, एवोपरेशन की रेट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सराउंड में वाटर वेपर कम हो चुकी है. अब उसके अमाउंट को बिल्कुल बैलेंस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाटर इवोपरेशन को होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा. तो जैसे जैसे वाइंड स्पीड इंक्रीज होती है इवोपरेशन की रेट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. तो ये 4 फैक्टर्स थे जो इवोपरेशन की रेट को अफेक्ट करते हैं. पहला फैक्टर हमने क्या पढ़ा, देख लेते हैं. पहला फैक्टर था हमारा सरफेस एरिया. ओके, पहला फैक्टर क्या था, सरफेस एरिया. जब सरफेस एरिया हम इंक्रीज करते हैं तो इवोपरेशन की रेट भी क्या होती है, ईवी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, इवोपरेशन की रेट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. रीजन देख चुके हैं. सेकंड फैक्टर था हमारा सरफेस एरिया के बाद में टेम्परेचर. ओके, तो जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो भी इवोपरेशन की रेट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. उसके अलावा थर्ड फैक्टर था अपना क्या, ह्यूमिडिटी. ओके,
ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज होती है, मतलब यदि एनवायरनमेंट में ह्यूमिड एनवायरनमेंट ज़्यादा है तो इवोपरेशन की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, जस्ट अभी समझा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा इसका मतलब एनवायरनमेंट में वाटर वेपर ज़्यादा इसका मतलब इवोपरेशन की रेट को कम होना पड़ेगा। ओके, चलो फोर्थ हमारा क्या था, वाइंड स्पीड। यदि वाइंड स्पीड इंक्रीज होती है तो क्या इवोपरेशन इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा। ये सब हम क्या कर रहे हैं, अभी देख के आए हैं। तो क्या समझ आया सबको, हमने क्या देखा, ये हमने एक छोटा सा जो भी ऑब्जर्वेशन देखा उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में देख लिया है। ओके, तो आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा कि ये 4 फैक्टर्स हैं, उन पे इवोपरेशन कैसे डिपेंड करती है, क्या चीज इंक्रीज करने पे इंक्रीज होगी, क्या डिक्रीज करने पे डिक्रीज होगी। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा फैक्टर्स। ओके, चलो तो हमने फैक्टर्स देख लिए कैसे अफेक्ट करते हैं, और ये था आपका लास्ट टॉपिक क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग का लास्ट टॉपिक था। अब हमें करने हैं कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देखते हैं और आपका ये चैप्टर फिनिश है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग। ठीक है, यदि एवोपरेशन होती है तो कूल फील होता है, तो ऐसा कैसे है कि इवोपरेशन कूलिंग करती है। आपने देखा होगा एग्जाम्पल से, यदि हम बात करें, आपका फ्लोर है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट्स आती है। ठीक है, बात करें अपने टेरिस के फ्लोर की। ठीक है, टेरिस का फ्लोर है, वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, वो गर्म रहता है दिन के टाइम पे। आप यदि देखोगे उसके क्या करते हो, यदि वाटर स्प्रेड कर देते हो उस फ्लोर पे तो कुछ टाइम के लिए वो कूल हो जाता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। मतलब यदि बात की जाए, आप ऐसा करके देख सकते हैं, छत पे जाओ, धूप आ रही है, आप नंगे पांव चलने की कोशिश करो, आपको गर्म लगेगा। ओके, वहीं यदि आप थोड़ा सा पानी गिरा दो वहां पे उस फ्लोर पे और फिर चलने का ट्राई करो तो आपको थोड़ा ठंडा फील होगा। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, पानी डालने पर क्या हुआ, जैसे ही आपने पानी डाला होगा इवोपरेशन हुआ होगा, इवोपरेशन की वजह से वहां पे कूल फील हुआ हमें। तो इवोपरेशन कूलिंग करती है, लेकिन कैसे करती है। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, इवोपरेशन एक्चुअली में है क्या। इवोपरेशन की यदि बात की जाए तो सरफेस से क्या है, आपकी जो लिक्विड स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, गैस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ये फिनोमिनन को ही तो हम क्या बोलते हैं, सरफेस इवोपरेशन बोलते हैं। ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट होते हैं, गैस के पार्टिकल्स के अंदर। तो अब क्या होता है कि जब इवोपरेशन होता है तो कूलिंग फील क्यों होती है, कूल क्यों फील होता है। तो इसका रीजन ये है, इवोपरेशन है क्या, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने का। लिक्विड से कोई भी पार्टिकल है वो गैस में कन्वर्ट कैसे होता है, एनर्जी लेकर। जब पार्टिकल्स को इनफ एनर्जी मिलेगी तभी तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, गैस के अंदर कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो जो सरफेस पे जो अपने पानी डाला है या फिर कोई भी सरफेस है जहां से इवोपरेशन हुआ है, उसका क्या हुआ, लिक्विड थे वो एनर्जी लेकर किस में चले गए हैं, गैस के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। तो वो जो एनर्जी थी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह की या पर्टिकुलर चीज की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास से क्या करते हैं, एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। वो जो आसपास से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, उस एनर्जी के एब्जॉर्प्शन की वजह से ही क्या लगता है, कूलिंग फील होती है। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी कम हो चुकी थी उस एनर्जी के लिए क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए आसपास से एनर्जी को। ठीक है, तो आसपास से जो एनर्जी लेते हैं उस एनर्जी के एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या फील होती है, कूलिंग फील होती है। क्या समझ आया, क्या था, आयो क्लियर हो चुका होगा। देखते हैं क्या है, देखो, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. जस्ट अभी मैंने यही समझाया, एवोपरेशन में क्या होता है, लिक्विड से गैस बनता है, मतलब एनर्जी लॉस्ट होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी तो ली होगी तभी तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, गैस के अंदर कन्वर्ट हुआ एनर्जी लेके। ठीक है, तो जो ये एनर्जी लॉस्ट हुई है उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए क्या करते हैं, पार्टिकल्स जो अपने आसपास सराउंड होता है वहां से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो देखो, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कोल्ड। ठीक है, जो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, एनर्जी ली है, मतलब सराउंडिंग की एनर्जी कम हो चुकी है। तो जो सराउंडिंग की एनर्जी कम हो चुकी है उसी की वजह से हमें क्या लगता है, वो कूल लगता है, उस सराउंडिंग को कूल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल पे आ जाओ, अभी मैंने कहा कि आपने फ्लोर पे क्या किया, पानी गिराया, तो
तो आपको थोड़ी सी देर के लिए फ्लोर होता है वो कूल लगता है, आप इजीली चल पाते हो उसके ऊपर गर्म फ्लोर पे, ठीक है, पानी डालने के बाद में। तो क्या हुआ, जो पानी हमने डाला था उसका एवोप्रेशन हो गया। एवोप्रेशन होने से जो पानी के पार्टिकल्स ने एनर्जी लॉस्ट की थी, ठीक है, वो सराउंडिंग से लेने की कोशिश करते हैं। तो सराउंडिंग से जो एनर्जी लेते हैं, जो हीट थी उस सराउंड में, ठीक है, जो फ्लोर पे जो हीट थी वो हीट किसने एब्जॉर्ब करी, लिक्विड के पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर ली। वो हीट लिक्विड के पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर लिए, इसलिए जो सराउंडिंग है, जो फ्लोर है, उसकी वो क्या हो जाता है, हमें थोड़ा कूल फील देता है, कूल लगता है, क्योंकि उसकी जो थोड़ी सी हीट है वो किसने एब्जॉर्ब कर ली है, लिक्विड के पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर ली है। तो समझ आया एवोप्रेशन की वजह से हमें कूल कैसे फील होता है, ठीक है, आई होप क्लियर हो चुका होगा। यह था अपना एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन, ओके। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरीके पे डिपेंड है। क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम, ठीक है, अपने पाम पे कुछ एसीटोन डाल देते हो। अब एसीटोन क्या, आपने देखा होगा नेल पॉलिश रिमूवर आता है, ठीक है, जब भी आप उसे एक बार ट्राई करके देखना, नेल पॉलिश रिमूवर सबके पास होगा आई होप घर में, नहीं गर्ल्स के पास तो ऑलमोस्ट होता ही है, और यदि बात की जाए बॉयज़ के पास तो आपके घर में आपकी सिस्टर होगी, आपकी मॉम होगी जो यूज़ करती होगी नेल पॉलिश रिमूवर। तो आपको क्या करना है, नेल पॉलिश रिमूवर लेना है, उसे अपने हाथ पे स्प्रेड करना है, हाथ पे डालना है। आप क्या देखोगे, आपको नेल पॉलिश रिमूवर हाथ पे डालोगे, हाथ पे डालते से ही वो तो वहाँ से गायब हो जाता है कुछ टाइम में, ठीक है, मतलब उसका इवोपरेशन हो गया। लेकिन आपको जो आपकी पाम है वो कूल फील होती है, ठंडी ठंडी लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, जस्ट अभी समझाया, इवोपरेशन की वजह से कूलिंग होती है। जैसे ही आपने एसीटोन डाला, एसीटोन का क्या हो जाता है, इवोपरेशन हो जाता है। एसीटोन का इवोपरेशन हुआ मतलब एसीटोन के जो पार्टिकल्स थे उनकी एनर्जी लॉस्ट हुई। अब वो पार्टिकल्स एनर्जी को रीगेन करने के लिए आपकी पाम के आसपास में या फिर आपकी पाम के आसपास जो एनर्जी है उसको गेन करते हैं, उसको लेते हैं। तो जैसे ही वो एनर्जी लेते हैं तो आपकी पाम की एनर्जी क्या होती है, उस सराउंड से जहाँ पे एसीटोन डाला था वहाँ के आसपास से पाम की एनर्जी कम हो गई, क्योंकि वो एनर्जी पार्टिकल्स किसने ले लिए हैं, पाम पे जो एसीटोन डाला था उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जो पाम थी वो क्या फील करती है, कूल फील करती है, क्योंकि उसके जो आसपास हीट थी वो किसने एब्जॉर्ब कर ली है, एसीटोन के पार्टिकल्स ने, ठीक है। समझ आया क्यों कूल फील करता है इवोपरेशन के बाद में। ये एग्जाम्पल आप बिल्कुल करके भी देख सकते हो। नेल पॉलिश रिमूवर को डालना, आपको थोड़ी देर में आपकी पाम क्या लगेगी, ठंडी ठंडी फील होगी, कूल कूल फील होगी, ओके। चलो देखो आंसर देखते हैं। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड एवोपरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। जस्ट जो मैंने समझाया वही है कि आपको कूल फील क्यों होता है, ओके। समझ आ गया होगा कूल फील क्यों होता है, ओके। तो ये थे अपने दो क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं एवोपरेशन से रिलेटेड। आपका एवोपरेशन था वो आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आज अपना चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ में। यहाँ तक इस चैप्टर में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने न्यू चैप्टर के साथ में। थैंक यू।